प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आपके क्लास 12th का। ये आपका चैप्टर 1 है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, हिंदी में आप इसको कहेंगे ठोस अवस्था। आज हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग बड़े क्रिएटिव तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा देख लो, एक बार ओवरव्यू करके देखो, इस तरीके से सबके लिए हम लोग अलग अलग इमेजेस का यूज करेंगे। जरूरत पड़ने पर वीडियोज भी देख लेंगे और इसको अच्छे तरीके से एकदम ब्रेक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए आपको समझना होगा कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर फिलहाल आपके सामने जो दिख रहा है वो आपके पास 3 तरह का मटेरियल है, ठीक है। आपके सामने यहाँ 3 तरह का मटेरियल आपको दिख रहा होगा। एक तरफ हम ये लोहे का पूरा छड़ रखे हुए हैं, एक तरफ ये प्लास्टिक का बोतल रखे हुए हैं, नीचे में देखिए तो यहाँ पर डायमंड हम रखे हुए हैं। आप गौर करो कि लोहे और डायमंड में आपको कुछ कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिमिलैरिटी मिलेगा। ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, याद रखिएगा, ये दोनों ठोस है। ये ठोस है, लोहे का रॉड है तो ये ठोस है, ये डायमंड भी ठोस है। लेकिन प्लास्टिक भी यहाँ ठोस है, जो जितने भी बोतल रखे हुए हैं ये सभी ठोस है। लेकिन इस ठोस के होने के बावजूद भी आप गौर करो कि क्या इन दोनों के गुणों में समानता है। आप इस हीरे की मदद से चाहोगे तो इस हीरे की मदद से आप किसी भी चीज को काट सकते हो, इसके अंदर इतनी ताकत है। आप अगर चाहोगे इस लोहे की मदद से बड़ा सा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो, मोटा से मोटा हथौड़ा बना सकते हो। लेकिन क्या वही काम हम इन प्लास्टिक से कर सकते हैं? सवाल ये, क्या इन प्लास्टिक की मदद से हम वो काम कर सकते हैं जो काम इन लोहे की मदद से कर सकते हैं? आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। लोहे का काम अलग होगा, प्लास्टिक का काम। जितना मजबूत लोहा है उतना मजबूत प्लास्टिक नहीं है। सवाल बनता है क्यों है ऐसा? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आखिर लोहे का जो ताकत है, लोहे के अंदर की जो मजबूती है, उतना ज्यादा मजबूत हमारा ये प्लास्टिक नहीं। बस इसी सवाल का जवाब हमको इस चैप्टर में मिलने वाला है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इस चैप्टर में जो गोता लगाने वाले हैं, हम इन्हीं चीजों को समझते हुए गोता लगाएंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ ठोस हमारे पास जो है बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, कुछ ठोस एकदम कमजोर है तो वो ठोस लेकिन कमजोर है। अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमको चलना होगा ठोस को जानने के लिए। देखिए, हम लोग ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारे पास 3 तरह की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। चलो एक पेज के माध्यम से आपको समझाते हैं। हम लोगों के पास जब भौतिक अवस्था का बात किया जाता है, पदार्थ के भौतिक अवस्था का बात किया जाता है, तो हम कहते हैं कि पदार्थों की 3 भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से, मुख्य रूप से 3 है। ऐसे तो 5 है लेकिन मुख्य रूप से 3 है। एक को हम लोग कहते हैं ठोस, एक को हम लोग कहते हैं द्रव और एक को हम लोग कहते हैं गैस। ठोस का अर्थ होता है सॉलिड, इंग्लिश में कहोगे तो ये होते हैं लिक्विड, है ना। और इसको गैस को तो आप गैस कह ही रहे हो। तो मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं जो हमारे अगल बगल पाई जाती। तो जो 3 भौतिक अवस्थाएं, इनमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो ठोस होगा, ठोस में जितने भी परमाणु होते हैं, चूंकि ठोस कठोर होता है, तो आप 9th 10th से पढ़ते आए होंगे कि जितने भी ठोस में परमाणु होते हैं, जो भी अणु होंगे, जो भी इसके कण होंगे, वो ऐसे एक दूसरे से एकदम सटे हुए होंगे। वहीं जब द्रव में हम देखेंगे तो इनके बीच में गैप होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होगा, है ना। अगर गैप नहीं होता प्यारे बच्चों, तो आप सोचो कि आप चीनी घुलाते हो शरबत बनाने के लिए पानी में,
तो क्या घुल पाता? नहीं घुल पाता। ये जगह है यहाँ, इसी जगह में आपका चीनी घुल पाता है, इसी कारण से घुल पाता है क्योंकि यहाँ खाली जगह है इनके बीच में। आ रही बात समझ में? तो द्रव के कणों के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी, और वहीं गैस के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा दूर, ऐसे ऐसे दूर है इसके कारण। क्लियर है बात? तो यही आपका ठोस, द्रव और गैस। तो इस चैप्टर में जो हम लोगों को पूरा डिटेलिंग करना है, वो किसके बारे में डिटेलिंग करना है? ठोस अवस्था। अब ठोस यही है कि सभी कण एकदम मजबूती से एक दूसरे के नजदीक है। अब जब नजदीक है तो बताओ कि जब पूरी तरह से टाइट एकदम पैक कर दिया गया है, मान लीजिए आप जिस बेंच डेस्क पर बैठते होंगे अपने क्लासरूम में, उस पर अगर 5 लोगों की बैठने की क्षमता है और 5 लोग हम पूरी तरीके से बैठा दिए, तो क्या वहां जगह खाली बचेगा? नहीं बचेगा, बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगा। 5 लोगों का जगह था वहां पर, उसी तरीके से नाप करके उस डेस्क को बनाया गया था, उस पर आप 5 जन बैठ गए, तो अब चाह कर भी वहां पर एक्स्ट्रा लोगों को बैठा पाना संभव नहीं है। तो इतना एकदम कॉम्पैक्ट हो चुका है, सट चुका है सब एक दूसरे में, और इसी कारण से यहाँ पर खाली जगह नहीं बचेगा। अब जब खाली जगह नहीं बचेगा तो इनको दबाया नहीं जा सकता है। दबाया नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि जब ये एक दूसरे से एकदम सटे हुए हैं, इसका मतलब इनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत है। तो आइए चलिए इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं पॉइंट वाइज करके। ठोस के गुण, क्या क्या ठोस के गुण हैं? तो पहला गुण कहता है कि ये कठोर होते हैं। बिल्कुल कठोर होते हैं, लेकिन क्या सभी ठोस कठोर होते हैं? आंसर है नहीं, सभी ठोस कठोर नहीं होते हैं। जैसे रबड़ है अपने पास, क्या वो कठोर है? नहीं है, वो मुलायम है। आपने जो कपड़ा पहना है अपने शरीर में, क्या वो कठोर है? नहीं, वो भी मुलायम है। तो आपके पास जितने भी ठोस हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कठोर हैं, कुछ ठोस मुलायम भी हो सकते हैं। तो अधिकतर ठोस क्या है? कठोर है। क्लियर है बात ना? अधिकतर ठोस क्या है? कठोर है। अगले पर आइए। अगला कह रहा है कि इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। आप देखो ना, यहाँ पर हम ठोस का एक संरचना लिए, देखिए क्या यहाँ खाली जगह है? बिल्कुल भी न के बराबर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इतना कम है कि उसका यूज नहीं कर सकते हम लोग। समझ गए बात को? बहुत कम है, न्यूनतम है। क्लियर है बात? अगले गुण पर आइए। अगला कहता है कि इनके कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। अब आप ही बताओ कि जब दो कण ऐसे एक दूसरे से ऐसे मजबूती से सटा हुआ है प्यारे बच्चों, तो अगर सटे हुए कण है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इन कणों के बीच में, यानी एक कण दूसरे कण को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, तभी ना ये सटा हुआ है। अगर ये एक दूसरे को नहीं खींच रहे होते तो क्या होते? अलग अलग होते। लेकिन चूंकि एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, और इसी कारण से एक दूसरे के नजदीक आ जा रहे हैं। तो इनके बीच का आकर्षण बल क्या है? बहुत ही मजबूत है, प्रबल है। क्लियर है बात? अब जब एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल इनके बीच में मजबूत है, यहाँ एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए हैं, तो क्या ये गति कर पाएंगे? ये वाला इधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ये भी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ये गति नहीं कर पाएंगे, तो इनमें बहाव की क्षमता नहीं होगी। इनके कणों के मध्य, ये चौथा पॉइंट देखिए, इनके कणों के मध्य बहाव की क्षमता नहीं होती है, परंतु ये अपने स्थान पर दोलन करते रहते हैं, है ना, अपने जगह और वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन ये गति करने की क्षमता नहीं रखेगा। अब आप ही सोचो ना कि सभी कण एक दूसरे के एकदम नजदीक पैक हो चुका है, तो खाली जगह बचा ही नहीं इनके बीच में, तो क्या इनको दबा पाना संभव है? आंसर है नहीं। तो इनमें संपीड्यता न के बराबर होती है। संपीड्यता का अर्थ है दबने की क्षमता। क्या उसको दबाया जा सकता है? क्या उसको दबा करके और छोटे आकार में ढाला जा सकता है? आंसर है नहीं, न के बराबर। क्लियर है बात? आइए छठे पॉइंट पर आते हैं। कहता है कि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा। अब आप ही सोचो ना कि यहाँ जो हम दो कण ले रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो जब इसको आप या तो पिघलाइए या फिर इसको बॉयल कीजिए, उबालिए, दोनों कंडीशन में इसके कण एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे। अगर आप पिघलाओगे तो ऐसे अलग होगा, और अगर आप बॉयल करोगे तो ऐसे अलग हो जाएगा। तो ये जो
अलग करना है कण को, इसको अलग करने के लिए इनके बीच के आकर्षण बल को तोड़ना होगा। और आकर्षण बल अगर तोड़ना है बच्चे, तो चूंकि यहां पर आकर्षण बल बहुत मजबूत है, तो तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा, यानी इसको ज्यादा गर्मी देना पड़ेगा आपको, है ना, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। और ज्यादा गर्म करने का मतलब है कि इसका तापमान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ तापमान आपको ज्यादा देना होगा। और इसी कारण से हम लोग क्या लिख रहे हैं कि इसका क्वथनांक और गलनांक ऊंच होता है। पूछेगा क्यों ऊंच होता है, तो हम कारण क्या देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आकर्षण बल है कणों के बीच में वो बहुत ही मजबूत है। चलिए अगले वाले पर चलते हैं। अगला वाला क्या कहता है कि इसमें उष्मीय ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। उष्मीय ऊर्जा का अर्थ क्या हो गया, उष्मीय ऊर्जा का अर्थ हो गया कि पदार्थ के अंदर का उष्मा। तो आप ही बताइए कि अगर आप देखते हो कि हमारे पास तीन तरह के अगर हो सकते हैं ठोस, हमारे पास मान लो बर्फ हो गया, बर्फ हो गया, हमारे पास पानी हो गया, और हमारे पास वाष्प हो गया। आप बताओ प्यारे बच्चों, बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर, घरेलू पानी 20-25 डिग्री सेल्सियस पर। वाष्प कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। बताओ बर्फ का तापमान सबसे कम है कि नहीं है, और जब बर्फ का तापमान सबसे कम है तो उसके अंदर का उष्मा सबसे कम होगा कि नहीं होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर उष्मा सबसे कम है, और उष्मा सबसे कम है, इसी कारण से कम गति भी करता है। तो कहने का मतलब है कि ठोस के अंदर का उष्मीय ऊर्जा क्या होगा, न्यूनतम होगा। उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, लोहा, ईंट, बर्फ, हीरा, प्लास्टिक इत्यादि। तो ये ठोस के 7 गुणधर्म थे जो हम आपको समझाए। अच्छा, बचपन में आप पढ़े थे, एक और गुण पढ़े थे आप, कि इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इसका घनत्व उच्च होता है। ये भी तो आप पढ़े होगे ना, समझ गए बात को। तो ये भी गुण है। तो ये मुख्य कुछ गुण हो गए जो ठोस के ठोस अवस्था के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक, और इसको हम लोग अच्छे से कर लिए। आई होप कि आपको ये तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है बात। ये कठोर होते हैं, इनके बीच कम रिक्त स्थान पाया जाता है, इनके बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, इनमें बहाव की क्षमता नहीं होती है, इनमें संपीड्यता न के बराबर होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, और इनका उष्मीय ऊर्जा न के मान न्यूनतम होता है। उसके साथ साथ इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठीक है, और इनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। आइए अब आइए आप जो है, अब चूंकि ठोस पढ़ चुके, तो आपको जैसा कि हम शुरू में ही बताए कि देखिए हमारे पास ये दो तरह के मटेरियल, एक जो है वो कौन सा है, ये वाला, ये लोहा या ये हीरा, और एक तरफ हम प्लास्टिक को रखे थे, ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को रखे थे। तो आप जब लोहे और हीरे को देख रहे हो तो इसका प्रवृत्ति अलग है, प्लास्टिक का प्रवृत्ति अलग है। दोनों का प्रवृत्ति, दोनों का मतलब बनावट भी कहो तो अलग अलग है, दोनों की क्षमता भी अलग अलग है। तो इसी बनावट और क्षमता के आधार पर हम लोग ठोस को दो भागों में बांटते रहे। क्लियर है बात। एक जो आपको ये ठोस में ये जो लोहा और हीरा दिख रहा है, इसको कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस, है ना, या इसी को कहेंगे रवेदार ठोस। वहीं जब हम आप प्लास्टिक की तरफ आ रहे हैं तो इसको कह देंगे अक्रिस्टलीय, या इसी को बेरवेदार ठोस भी लिखा जाता है। तो बेरवेदार ठोस भी लिखा जाता है। तो इनके प्रकृति के आधार पर हमारे अगल बगल जितने ठोस पाए जा रहे हैं, इनके प्रकृति के आधार पर जब हम लोग ठोसों का वर्गीकरण किए तो हमारे पास दो प्रकार के ठोस मिले। आइए अब उन्हीं ठोसों का चर्चा करना है। हमारे पास जो दो प्रकार के ठोस मिल रहे हैं वो एक है रवेदार क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है बेरवेदार या अक्रिस्टलीय ठोस। आइए चर्चा शुरू करें इस पर हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, पहला है ना, ये थोड़ा सा हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं ना, हम लोग ले लें कौन सा कलर, चलो ये ले लेते हैं, है ना, ये दिख रहा है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर रवेदार या क्रिस्टलीय ठोस में कौन हो जाएगा, तो रवेदार और क्रिस्टलीय ठोस में देखिए क्या बोला गया है
कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न के साथ क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आप देखिए यहां पर देखो, आप देखो एक स्टार बना है, फिर एक गोला, फिर स्टार, फिर एक गोला, फिर स्टार, गोला, तो एक प्रॉपर यहाँ पर सही व्यवस्था है। वहीं दूसरी तरफ आप अक्रिस्टलीय में देखिए, अक्रिस्टलीय में क्या कहा जा रहा है, तो इनके अवयवी कण जो हैं वो अनिश्चित पैटर्न या क्रम में व्यवस्थित है। ओके, इसको अगर आप फोटो से समझना चाहो तो देखो यहाँ पर है, ये क्रिस्टलाइन का मतलब है क्रिस्टलीय, है ना, ये क्रिस्टलीय, और अमorphous का मतलब होता है अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। तो अगर आप यहां देख रहे हो क्रिस्टलीय वाले में, तो सभी गोले जो हैं एक निश्चित क्रम में है, एक निश्चित क्रम में है, देखो एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। लेकिन वहीं आप अक्रिस्टलीय में देख रहे हो तो ये बिल्कुल ही रैंडम सा है। नीचे में भी एक देख लो आप, पीला वाला ये जो संरचना है, क्रिस्टलीय जो है, क्रिस्टलाइन जो है निश्चित क्रम को फॉलो कर रहा है, और जो अक्रिस्टलीय वाला है वो जैसे तैसे व्यवस्थित है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, यानी क्रिस्टलीय में जब बात किया जा रहा हो तो क्रिस्टलीय में आप लोहा मानकर चलिएगा, दिमाग में रखिएगा लोहा, और अक्रिस्टलीय में आप प्लास्टिक दिमाग में रखिएगा, प्लास्टिक, है ना, यहां आप प्लास्टिक दिमाग में रखेंगे। तो प्लास्टिक देखो जैसा तैसा है, जैसा तैसा मतलब उससे आप बड़ा से बड़ा संरचना नहीं बना सकते। कारण यही है कि मान लो अगर हम ही आपको बोले कि आप एक ईंट, एक दीवार तैयार कीजिए, अब उस दीवार को तैयार करने में जो आप ईंट यूज कर रहे हो, अगर उस ईंट को आप सही तरीके से सजाओगे तो आप चाहो तो ऊंचा से ऊंचा दीवार ले जा सकते हो। लेकिन इसी ईंट को आप रैंडम तरीके से ऐसे व्यवस्थित करो, एक ईंट ऐसे रख रहे हो, फिर एक ईंट ऐसे रख रहे हो, ऐसे रख रहे हो, मतलब कोई एक ऑर्डर नहीं है, तो क्या ये दीवार मजबूत बनेगा? क्या इस दीवार की मदद उससे आप बड़ा से बड़ा संरचना बना पाओगे? आंसर है नहीं। उसी प्रकार से प्लास्टिक है, प्लास्टिक से हम बड़ा से बड़ा संरचना अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उसका इकलौता कारण यही है कि इसके अंदर जो कण है वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है। लेकिन लोहे की मदद यानी क्रिस्टलीय ठोस की मदद से हम बड़ी से बड़ी संरचना का निर्माण कर पाते हैं। इसका अर्थ है कि उसके अंदर के जो कण है वो सही तरीके से व्यवस्थित है। आइए आगे देखें। अब बताओ कि जब सही तरीके से व्यवस्थित होगा बच्चों, सही तरीके से व्यवस्थित होगा, तो चाहे आप किसी भी किनारे से इसको ऐसे मान लो हीट दोगे तो सब पर बराबर तरीके से काम करेगा। ऊष्मा दे रहे हो, अगर यहाँ से ऊष्मा दे रहे हो, यहाँ से भी ऊष्मा दे रहे हो, है ना, इस जगह से भी दे रहे हो, इस जगह से भी दे रहे हो, अगर ये सब जगह से तुम ऊष्मा दे रहे हो, कहीं से भी दे रहोगे तो सब पर वो समान तरीके से ऊष्मा का वितरण होगा। लेकिन जब यहाँ पर आप ऊष्मा दोगे तो क्या वो समान तरीके से वितरण होगा? नहीं होगा। और इसी कारण से, यही कारण है कि यहाँ जो गलनांक है, यहाँ जो गलनांक है वो एक निश्चित बिंदु का है, यानी लोहा वाला जो श्रेणी है जिसको आप क्रिस्टलीय कह रहे हो, वो क्या है, उसका गलनांक एक निश्चित बिंदु या तापमान है। जैसे बर्फ का हम लोग सुनते हैं तो बर्फ का कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या प्लास्टिक का गलनांक आपको मालूम है? क्या पॉलीथीन का गलनांक आपको मालूम है? आंसर है नहीं, है ना, क्योंकि इसका एक जो गलनांक होगा वो एक रेंज में होगा, परास में होगा। रेंज का मतलब ऐसे कि 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक हो सकता है। तो एक रेंज में होगा, समझ रहे बात को ना, एक रेंज में रहेगा ये वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सही सजावट नहीं है, और एक तरफ से अगर हम ऊष्मा देंगे तो वह सभी जगहों पर बराबर तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय में, तो ये चूंकि संरचना बराबर तरीके से इसके अंदर व्यवस्था है, इसी कारण से हम ऊष्मा किसी भी छोर से देंगे उसका वितरण सभी किनारों पर बराबर तरीके से होगा, तो ये सब जगह से एक साथ पिघलना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ आप प्लास्टिक वाले कंडीशन में जब देखोगे तो ऊष्मा दे रहे हो इधर से, तो इधर के कण पिघलेंगे और इधर वाला जैसे वैसे। आप प्लास्टिक पिघलाए होंगे तो आप देखे होंगे कि एक कोना पकड़ के दूसरे कोने से पिघलाओ तो एक कोना पिघल रहा होगा, दूसरा जैसे वैसे स्थिर रहेगा। लेकिन क्या बर्फ के साथ ऐसा होता है? नहीं। बर्फ को आप फ्रिज से बाहर निकालिए, वो सब जगह से एक साथ पिघलना शुरू कर देता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले एक कोना पिघल रहा है बाकी कोना इसी बचा हुआ है, ऐसा नहीं होता। लेकिन प्लास्टिक को आप पिघलाओ तो एक कोना पिघलेगा, एक कोना ऐसे ही रह जाएगा।
क्लियर है बात? इसी कारण से हम कह रहे हैं कि प्लास्टिक का क्वथनांक जो है परास में रहेगा, यानी क्रिस्टलीय ठोस का क्वथनांक जो है वो परास में रहेगा, और अक्रिस्टलीय का आप मानकर चलो कि कैसा क्रिस्टलीय कैसा रहेगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स पॉइंट रहेगा। अगर आपके दिमाग में इतना से भी कहानी नहीं आया ना, तो आप दिमाग में रखना कि क्रिस्टलीय का मतलब आप अपने स्कूल में प्रार्थना करने के लिए एकदम लाइन में लगते थे, तो सही तरीके से वो व्यवस्थित हुआ करता था। और जो आप अक्रिस्टलीय की बात कर रहे हो, वो अक्रिस्टलीय बाजार है, भीड़ है, रैंडम सा भीड़, जहां पर सभी लोग जैसे तैसे दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, तो वो रैंडम सा भीड़ अक्रिस्टलीय व्यवस्था दिखा रहा है परमाणुओं का। जबकि आप अपने स्कूल में जब प्रेयर करते होंगे लाइन में लग करके, तो वो आपका क्रिस्टलीय व्यवस्था को दिखा रहा है। क्लियर है बात? चलिए अब आइए आगे के गुणों पर। अगला गुण कहता है कि इसका गलन एंथैल्पी है ना, पिघलने के लिए दिया गया उष्मा क्या रहता है? नियत रहता है। गलन एंथैल्पी नियत रहेगा क्रिस्टलीय का, ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि आपको हम बोले कि एक साथ सब जगह चारों तरफ से उष्मा इस पर काम करेगा बराबर तरीके से, और जब चारों तरफ बराबर तरीके से काम करेगा तो सब जगह से पिघलेगा, तो एक ही तापमान और एक ही उष्मा पर पिघलेगा। लेकिन फिर वही कि यहाँ इस तरफ क्या होगा कि गलन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? एक परास में होगा। फिर से वही, एक कोना पिघल रहा दूसरा नहीं पिघल रहा, तो 10 जूल से लेकर 15 जूल तक हो रहा होगा, है ना, कि 10 जूल से लेकर 15 जूल तक ये बन रहा। तो ऐसे करके इस कारण से यहाँ पर क्या होगा? गलन एंथैल्पी एक परास में हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, तो ये दीर्घ परासी है। ओके, ये कैसे हैं? दीर्घ परासी हैं। ये दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी का मतलब क्या है कि इसकी मदद से हम बड़ी से बड़ी संरचना बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी संरचना बना सकते हैं। लोहा की मदद से हम बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। लेकिन क्या प्लास्टिक की मदद से बना सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा जाएगा और आगे जाके लड़खड़ा के गिर जाएगा। क्लियर है बात? इसी कारण से ये कैसा हो गया? लघु परासी हो गया। उसके बाद आइए, तो ये वास्तविक ठोस हैं। ये क्या है? वास्तविक ठोस है। और इधर देखेंगे तो ये आभासी ठोस या छद्म ठोस या अतिशीतित द्रव होता है। अतिशीतित द्रव की श्रेणी में कौन आ जाता है? तो कांच। कांच। ये सवाल भी बनता है आपसे कि बताइए कांच एक अतिशीतित द्रव है क्यों? तो आपको आंसर देना है कि कांच का जो आंतरिक व्यवस्था है वह अक्रिस्टलीय ठोस की तरह होता है, और इसमें बहुत धीमे गति से द्रव की तरह बहाव करने की क्षमता है। अगर इसका उदाहरण देना हो तो आप कहोगे कि किसी भी पुराने बिल्डिंग का जो नीचे पुराने बिल्डिंग में लगा हुआ जो शीशा होता है खिड़कियों पर, उसके नीचे वाला सतह जो रहता है वो मोटा रहता है और ऊपर वाला सतह पतला हो जाता है। इसका कारण यही है कि ऊपर जो धूप लगता रहा, तो धूप लगने के कारण जो शीशा है वो धीरे धीरे क्या होगा? पिघल करके नीचे आता गया, और इसी कारण से वो नीचे पूरा जमा हो गया, तो नीचे वाला सतह मोटा हो गया, ऊपर वाला सतह पतला रह गया। तो ये आपका क्या हो गया कि जो नीचे वाला सतह मोटा हो पाया है, इसका मतलब यहाँ पर कांच जो है बहाव किया, और बहाव कौन करता है? द्रव करता है। इसी कारण से इसको क्या कह रहे हैं? अतिशीतित द्रव कह दे रहे हैं हम लोग। चलिए अगले सवाल, अगले कहानी पर चले। ये कह रहा है अगला, ये विषम दैशिक होते हैं, और रवेदार में कह रहा है, बेरवेदार में कह रहा है कि ये समदैशिक होते हैं। भाई ये विषम दैशिक और समदैशिक क्या है ना? आइए इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले एक और लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उधर आते हैं। देखिए इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे, है ना आगे। देखिए अगला पॉइंट पहले पढ़ लीजिए, तब उस पर आते हैं कि इसे धारदार औजार जैसे चाकू उकू से काटिएगा तो एकदम चिकना सतह प्राप्त होगा। ऑब्वियस सी बात है कि चिकना सतह इसी कारण से प्राप्त होगा क्योंकि सही व्यवस्था है। देखिए सही सजावट है, तो कहीं से भी काटेंगे तो एक जैसा सतह मिलेगा एकदम प्लेन, लेकिन यहाँ काटेंगे तो उबड़ खाबड़ मिलेगा, है ना। कहीं पर परमाणु है कहीं नहीं है, तो रफ सतह मिलेगा, यहाँ से रफ सरफेस मिलेगा, है ना, खुरदरा सतह मिलेगा, लेकिन यहाँ पर चिकना सतह मिलेगा। तो कई बार ये पूछा जाता है सवाल कि क्या यह काटने पर एकदम चिकना सतह देगा या नहीं, तो चिकना सतह देगा, और ये चिकना सतह नहीं देगा। उदाहरण दिया हुआ है। देखिए उदाहरण याद करने का तरीका ये है कि जितने भी प्राकृतिक ठोस आपको दिखते हैं, जितना प्राकृतिक ठोस आपको दिखता है
जो नेचर के द्वारा दिया गया प्राकृतिक रूप, जैसे लोहा, अल्युमिनियम, है ना, टीन, या फिर धातु हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, बर्फ है, ये जितना भी आपको प्राकृतिक तौर पर मिला हुआ पदार्थ है जो ठोस अवस्था में पाया जा सकता है, वो सब क्रिस्टल ही है। और जिनको हम लोगों ने फैक्ट्री में बनाया है, फैक्ट्री में बनाया, जैसे कपड़ा हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, या कोई भी बहुलक हो गया, या कोई भी शीशा हो गया जिसको कांच हम लोग कहते हैं, ये सभी किसके श्रेणी में आ जाएंगे? तो अक्रिस्टलीय ठोस के श्रेणी में आ जाएंगे। क्लियर है बात ना? आइए थोड़ा समदैशिकता और विषमदैशिकता पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। समदैशिकता क्या है? देखिए यहां पर फोटो, अगर आप देख रहे हो तो ये जो है ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर है बात? ये आपका रवेदार ठोस है, ये रवेदार है, और ये बेरवेदार है, यानी अक्रिस्टलीय। अब मामला को आप समझो कि यहां आप देखो कि अगर मान लो हम प्रकाश की किरणों को, हम ऐसे, चलो यहां पर थोड़ा सा ना हम ऐसे आपको समझाते हैं, चलो एक पेज लेकर के तरीके से। मान लो देखो ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है, सही सजावट तो क्रिस्टलीय ठोस है, और जब आप अक्रिस्टलीय में आ जाएगा तो रैंडम, मतलब कोई यहां क्रम नहीं है, ऐसा है। क्लियर है बात? ऐसा है, ये है अक्रिस्टलीय। अब आप प्रकाश की किरणों को क्रॉस कराओ, हम मान लो अगर सामने से प्रकाश की किरणों को क्रॉस कराने की कोशिश करें तो ये सामने से बिना मुड़े निकल जाएगा, और बिना मुड़े निकल जाएगा, इसमें तो मुड़ाव आया नहीं, तो जब मुड़ाव नहीं आया तो एक गुण होता है, इसको कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आप पढ़े पढ़े होंगे कि प्रकाश की किरणों का मुड़ना जो है अपवर्तनांक कहलाता है, तो यहाँ अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? 0। प्रकाश की किरणें मुड़ी ही नहीं तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 0। लेकिन वही प्रकाश की किरण को हम यहाँ से डालें तो ये मुड़ जाएगा, अब मुड़ जाएगा तो यहाँ पर म्यू का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी प्रकाश का अपवर्तनांक जो है यहाँ 0 के बराबर नहीं होगा। तो दो अलग अलग दिशाओं में अगर हम देख रहे हैं तो अपवर्तनांक का मान अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। लेकिन जब इसमें आइए अक्रिस्टलीय में, तो कहीं से भी प्रकाश की किरणों को हम छोड़ेंगे तो मुड़ ही जाएंगे, उनका मुड़ना ही है। तो वो किसी भी दिशा में प्रकाश के किरणों का अपवर्तनांक का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होगा हर दिशा में, मतलब एक जैसा मान आ रहा है, इधर भी 0 के बराबर नहीं, इधर भी 0 के बराबर नहीं, लेकिन यहाँ 0 के बराबर है, इधर 0 के बराबर नहीं। तो इस वाले कंडीशन में, यानी क्रिस्टलीय वाले में, रवेदार वाले में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान दे रहा है। तो जब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान दे तो इस गुण को हम लोग कहते हैं विषम दैशिकता। स्पष्ट कर लो शब्द से ही, विषम और दैशिकता। विषम का मतलब अलग अलग मान अलग अलग दिशाओं में, आई हो गया समदैशिकता, मतलब सभी दिशाओं में एक जैसा मान, सभी दिशाओं में एक जैसा मान, तो ये हो गया समदैशिकता। आइए देख लीजिए क्या है स्टेटमेंट, वही बोला गया है कि ये विषमदैशिक है और ये क्या है? समदैशिक है। आइए इस गुण को भी आप पढ़ लीजिए स्टेटमेंट के मुताबिक। समदैशिकता क्या है? तो जब ठोस के गुणों का मापन सभी दिशाओं में एक समान प्राप्त होता है तो इसे समदैशिकता कहते हैं। क्लियर है बात? और समदैशिक में उदाहरण क्या हो जाएगा? तो जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस हैं, जितने भी बहुलक हैं, बहुलक है ना, बहुलक याद रखिएगा, बहुलक, जितने भी बहुलक, चाहे वो पॉलिथीन हो, प्लास्टिक हो, रेयन हो, टेफ्लॉन हो, बैकेलाइट है ना, सेलोफेन है, नाफ्थलीन है, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी समदैशिकता के अंतर्गत आ जाएंगे, अक्रिस्टलीय के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं विषमदैशिकता की बात कर लें तो विषमदैशिकता में कहता है कि वह प्रकृति जिसमें ठोस के गुणों का मापन अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, इसे विषमदैशिकता कहते हैं। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ हम आपको समझाए, तो इसको हम लोग विषमदैशिकता, और विषमदैशिकता कौन दिखाएगा? तो जितने भी आपके पास क्रिस्टलीय यानी रवेदार ठोस हैं वो सभी क्या दिखाएंगे? विषमदैशिकता दिखलाएंगे।
सभी विषम दैशिकता दिखलाएंगे। क्लियर है बात? तो लोहा हो गया, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ, ये सब क्या दिखाएगा आपका? ये सब विषम दैशिकता प्रदर्शित करता है। मामला क्लियर हो गया? तो ये हमारा ठोस का गुण रहा और ठोस का प्रकार रहा। अब अगला लेक्चर जो हमारा होगा, उस अगले लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार का चर्चा करेंगे। बाकी आपको लगता है कि चूंकि हम लोग अब क्लासेस शुरू कर चुके हैं, तो अब आपका 12th का ये क्लास जो है, ये रेगुलर आपका शाम में आपके पास लाइव हो जाया करेगा। टाइमिंग हम 1-2 दिनों में फिक्स कर देंगे। तो रेगुलर, तो आप इस प्लेलिस्ट में बने रहेंगे। प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है, तो पूरे केमिस्ट्री के 12th का पूरा सिलेबस आपको डिटेल करके एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो आप मैसेज कर देना, ग्रुप में डाल देना, ठीक है। ग्रुप आप सॉरी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर आपको इसके पीडीएफ की जरूरत है तो मैं वहां से आपको उपलब्ध भी करा दूंगा पीडीएफ। और उसी पीडीएफ को आप मतलब नोट के तौर पर रख भी सकते हो और उससे नोट्स आप तैयार भी कर सकते हो। तो ये आपका रहा। और सबसे खास बात कि अगर आप पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों, तो आप एनसीईआरटी बुक जरूर रखिए अपने साथ, उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। मैं थोड़े ही दिनों में टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना दूंगा, जहां पर आपके हर समस्या का सॉल्यूशन, यानी क्वेश्चन अगर आप पूछते हो तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड भी कराया जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा बड़े स्केल पर लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाना है और पूरे साल भर में आपके कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम आपका जो 2027 में 12th का एग्जाम होने वाला है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल सभी को हम पढ़ाने वाले हैं। और आपको लगता है कि मैं सही तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप यहां तक पहुंच गए हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को जरूरत है, तो वहां तक इस चैनल को जरूर पहुंचा दीजिएगा। इसमें मेरा भी फायदा होगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरा फायदा होगा, साथ साथ आपका भी फायदा होगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।